राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इजराइल, भारत, अमेरिका, टर्की और जापान के संदर्भ में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं इजराइल और भारत की एक नई रणनीति को लेकर, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि किस तरह से इजराइल अब पूरी तरह से रिप्लेस करने का मन बना चुका है अमेरिका को भारत से। यानी इजराइल की वो सारी एक्सपेक्टेशंस जो अभी तक अमेरिका से हुआ करती थी, वो अब धीरे धीरे भारत से होने लगी है और इसके ऊपर इंप्लीमेंट होने भी शुरू हो चुके हैं। मैं आपको इसको लेकर कई तरह के तथ्य दे चुका हूं अब तक। और देखिए, इस बात को अब रिकॉग्नाइज जापान के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट के द्वारा भी कर दिया है, जो कि टोक्यो स्थित हडसन इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो हैं। इनका नाम है केन मेरियासु। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया। इन्होंने ये बताया कि देखिए, जो इजराइल के रणनीतिकार है, इन्होंने चुपचाप और बहुत ही ज्यादा शालीनता से, बहुत ही ज्यादा सधे अंदाज में अपने लिए एक नया गठबंधन तैयार कर दिया और इसमें इन्होंने भारत को प्राथमिकताएं दी। यानी इन्होंने ये कहा कि अमेरिका अब इजराइल के लिए उतना ज्यादा रिलायबल नहीं रहा है। और हम लोग भी लगातार देख पा रहे हैं, इस समय की अगर बात की जाए तो अमेरिका के अंदर एक ऐसा राष्ट्रपति आकर बैठा है जो कि सर्वाधिक प्रो इजरायली है। डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा प्रो इजरायली राष्ट्रपति आपको अमेरिका में पास्ट में भी नहीं मिलेगा और भविष्य में ऐसा मिल जाए, इसकी तो उम्मीद करना भी बेकार बात है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और इजराइल के बीच में खींचतान शुरू हो चुकी है। ईरान मामले को लेकर स्पेशली देखा यह गया कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी चलाए जा रहे हैं, अपना अपना स्वार्थ साधने में लगे हैं। और इन सब परिस्थितियों के चलते इजराइल और अमेरिका के बीच में तनातनी भी देखने के लिए मिली है। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के ऊपर, तो नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। स्पेशली बात की जाए जेडी वांस का वो बयान जो कि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने दिया था, इसे मेन आधार बनाया गया है इस विश्लेषण को लेकर, जिसमें जेडी वांस ने यह कहा था कि देखिए, इजराइल गलत कर रहा है, अपने एकमात्र ताकतवर सहयोगी के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो नेतन्याहू ने भी इसको लेकर जवाब दिया और उन्होंने ये कहा कि देखिए, अमेरिका एक लौता इस तरह से हमारा सहयोगी नहीं है। एक और देश है जो कि 140 करोड़ की जनसंख्या वाला छोटा सा देश है, मजाक में उन्होंने कहा, उसका नाम है भारत, वो भी हमारे साथ मजबूती से खड़ा है। तो यहाँ पर जापानीज एक्सपर्ट यही बता रहे हैं कि देखिए, इजराइल ने बहुत ही चतुराई से भारत को चुन लिया। इन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि एकदम से इजराइल ने भारत को ही सेलेक्ट कर लिया। इजराइल ने भी पहले एक मंथन किया होगा। इजराइल के रणनीतिकारों ने कई तरह के अलग अलग कैलकुलेशन किए होंगे। उन्होंने हो सकता है कि रशिया का विकल्प लिया हो, चाइना का लिया हो, या फिर फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों को भी उन्होंने अपने मापदंडों में रखकर देखा हो। लेकिन सारी कैलकुलेशन जब भारत की ओर ही आगे बढ़ी होंगी, तब इन्हें इस बात का अंदेशा हुआ होगा कि नहीं, बाकी विकल्पों की जगह हमें भारत को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और फाइनली उन्होंने भारत को चुन लिया। इन्होंने अमेरिका को और भी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है कि देखिए, अमेरिका अब वैसा भरोसेमंद नहीं रहा है। इवन इन्होंने एक बुक का भी रेफरेंस दिया जो कि 2020 में लिखी गई थी। इस बुक को लिखा था पीटर जोहान ने। इसमें इन्होंने स्पष्ट किया था कि देखिए, अमेरिका अब अपने गठबंधन के प्रति पहले की तरह उदार नहीं रहा है और आने वाले समय में अमेरिका अपने तक ही सीमित रहेगा। अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका ओनली, अमेरिका, इस तरह की चीजों को लेकर वो गठबंधन के प्रति उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा, एक सीमित दायरे में ही अपनी रणनीतियों को आगे बढ़ाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जापान को भी कॉन्शियस हो जाना चाहिए, जैसा कि इजराइल सही समय पर कॉन्शियस हो गया। और एक अच्छे साझेदार को जापान ने भी चुन लेना चाहिए। अपना एक नया गठबंधन बनाना चाहिए जो कि भविष्य में अमेरिका की बेरुखी के चलते वो जापान को सहयोग कर पाए। लेकिन यहाँ पर जापानीज एक्सपर्ट ने जिस विकल्प का नाम सजेस्ट किया है, वो गलत लगा मुझे। मैं आपको बता दूं कि ये सारा कुछ विश्लेषण इस जापानीज एक्सपर्ट ने एक टर्किश मीडिया हाउस टर्की टाइम्स में लिखा है। और यहाँ पर इन्होंने नए गठबंधन के लिए साझेदार के रूप में टर्की को चुना है और यही सजेस्ट किया है कि आप टर्की को अपना भविष्य का साझेदार बनाइए ताकि वो आपके लिए अमेरिका को रिप्लेस कर दे। तो सलाह तो बिल्कुल सही है, जापान को अपने लिए नई व्यवस्था कर लेनी चाहिए, अमेरिका के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो विकल्प टर्की का नहीं होना चाहिए। और देखिए, जापानीज एक्सपर्ट कुछ भी कह दे, जापान की जो गवर्नमेंट है उनका रुझान कहाँ है, तो उनका रुझान सीधे सीधे भारत में देखने के लिए मिल रहा है। रिसेंटली जापान की प्राइम मिनिस्टर भारत की विजिट पर आई थी, उस दौरान भी हम लोगों ने अलग अलग पहलुओं को लेकर बात किया। यहाँ पर देखने के लिए ये मिलता है कि जापान ने भी इजराइल की रणनीति अपना
ली है और न केवल अपना ली है बल्कि उन्होंने साझेदार के तौर पर भारत को चुन भी लिया है। तभी भारत में वो सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर प्रावधान किए जा रहे हैं, नई नई रणनीतियों के ऊपर काम किया जा रहा है और स्पेशली अगर डिफेंस सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ भी बड़े स्केल पर काम करने की तैयारियां कर ली गई हैं। भारत को सुविधा मिले, भारत के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत किया जाए, डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत किया जाए, इस वजह से कई तरह के कानून तक बदल दिए जापान ने। और वैसे भी जापान जानता है कि सेम एनिमी है यानी चाइना, दोनों ही चाइना के प्रति लड़ रहे हैं और अगर आपको चाइना के खिलाफ लड़ना है तो भारत का सहयोग चाहिए ही चाहिए। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कई तरह की पॉजिटिव चीजें यहाँ से दिखाई देंगी, लेकिन ये भारत के लिए काफी गौरव की बात है कि देखिए भारत दुनिया के अब दूसरे ताकतवर देशों के लिए एक अच्छे सहयोगी के रूप में और अमेरिका के विकल्प के रूप में एक नई महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है। ये हमारे लिए गौरव का विषय होगा।